स्किप कर दिया था, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना समझ सकूँ उसे ट्रांसलेट करूँ। तो अम, डॉन पूछता है कि कार्ला की शारीरिक तकलीफों की वजह क्या है? तो रा कहता है कि इस तरह की तकलीफें शुरू हो चुकी हैं क्योंकि 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा काम कर रही है ये। एज़ यू कॉल दिस डिस्टॉर्शन पोर्शंस ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आप इसे शरीर को बोलते हो, उसे कमज़ोरी हो गई है। वर्सेनिंग इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ द डिस्टॉर्शन इटसेल्फ व्हिच यू कॉल आर्थराइटिस। तो वो कहता है कि कार्ला को आर्थराइटिस होने की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ हो रही है। Once begun, the distortion will unpredictably remain and unpredictably worsen or lessen. वो कहते हैं कि एक बार आर्थराइटिस शुरू हो गई, तो ये परेशानी अ, का कोई पता नहीं है कि कब बिगड़ जाए और कब खुद ही कम भी हो जाए। तो डॉन कहता है कि हमने डायमंड क्रिस्टल हीलिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और गले में भी पहना और चेन से लटकाया सीधे हाथ से। आई थिंक दैट पॉसिबली दैट to do the best work on the wrist, I should dangle the crystal just below my right hand from a distance of just मेरे ख्याल से अगर मैं अपने कलाई से उसे लटकाऊं तो क्या ज्यादा बेहतर रहेगा? तो रा कहता है, अगर तुम्हें अपना ये हीलिंग सही तरीके से आता तो ये सही होता। इतने पावरफुल क्रिस्टल के साथ काम करने के लिए जो डायमंड क्रिस्टल की वो बात कर रहा था, while unable to perceive the magnetic flux of the subtle bodies, it's perhaps the same as recommending that the beginner with saw and nail create the Vatican. वो कह रहा है कि तुम्हारे पास इतना पावरफुल क्रिस्टल है और तुम उससे हीलिंग देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अम, उसकी एनर्जी, यही मुझे समझ में आ रहा है कि अनेबल टू परसीव द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सटल बॉडीज, उसकी जो हल्की हल्की ऊर्जा है, उसका जो मैग्नेटिक पावर है, वो इस तरह से है कि जैसे किसी इंसान को कारपेंटरी का काम नहीं आता और आपने उसे आरी और कील दे दिया और उसे कह दिया कि वेटिकन बनाए। वेटिकन मतलब अम, वो अम, पोप का जो महल है या चर्च है, उसको वेटिकन कहते हैं। बहुत बड़ा है वो, बहुत सुंदर है। तो जिसे आता ही नहीं है उसे आपने इतनी बड़ी चीज बनाने के लिए कह दी, ये वाली बात हुई है। अ, एक तरीका होता है उस क्रिस्टल को, जैसे मैं कल समझा रही थी, पेंडुलम डाउजिंग। तो क्रिस्टल को चेन से जब लटकाया जाता है, उसका एक तरीका होता है। At this point in your development, you would do well to work with the unpowerful crystals in ascertaining not only the physical major energy centers, but also the physical secondary and tertiary energy centers. वो कहता है कि बेहतर ये होगा, तुम्हारी जितनी समझ है उसके हिसाब से, कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल यूज ना करो और कोई हल्के क्रिस्टल यूज करो। ना सिर्फ बड़े चक्रों पे, बट छोटे और बहुत छोटे चक्रों पे भी। और ढूंढने की कोशिश करो कि सटल बॉडी एनर्जी सेंटर्स कहाँ हैं। मतलब कि जो बहुत ही हल्के, एक बड़े चक्र होते हैं, एक उससे छोटे होते हैं, एक उससे छोटे होते हैं, और वहां पर जो हल्के हल्के सटल मतलब बहुत ही मध्यम, जो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता, बहुत हल्का-हल्का होता है, या हल्का नज़र आता है, या हल्का समझ में आता है। लेकिन वो सटल एनर्जी बॉडी सेंटर्स जो होते हैं, उनमें भी उतना ही पावर होता है।
उप्स, सॉरी। मतलब वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, सिर्फ वो छोटे या सटल होने की वजह से ये नहीं है कि उनमें पावर नहीं होती है। अम, इस तरह से आप अपने अंदर की जो मुझे समझ में आ रहा है इनोवेशन, मतलब तीसरी आंख उसकी, और सबकॉन्शियस माइंड से या अनकॉन्शियस माइंड से जो देखते हैं, जो विजन्स आते हैं, जो तस्वीरें आती हैं बंद आंखों में, उसे एक्टिवेट कर दोगे, उसे, वो एक तरह से कला आपके अंदर शुरू हो जाएगी। तो डॉन पूछता है कि उसके लिए मैं कौन सा क्रिस्टल यूज करूं। तो रा कहता है आप कोई भी सिमेट्रिकल फॉर्म, मतलब ठीक से बना हुआ, अलाइन, मतलब जैसे कोई पिरामिड होता है, पिरामिड नहीं लेकिन एक गोल होता है, या कुछ अलग सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल हिंदी में क्या कहते हैं, एक मिनट मैं देख, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इन हिंदी, समामित, सम्मित, सम्मित सुडोल, अच्छा, सो सम्मित टाइप्स। तो इस तरह का कोई भी लटकता हुआ क्रिस्टल यूज कर सकते हो। For your purpose is not to disturb or manipulate these energy centers, but made to locate them. क्योंकि तुम्हारा जो तुम जो चाहते हो वो ये है कि इन एनर्जी सेंटर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इन्हें मरोड़ना तरोड़ना नहीं चाहते, परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि इन्हें ढूंढना चाहते हो, और इनके बारे में जानना चाहते हो कि जब वो अम, संतुलित हैं तो कैसे महसूस होते हैं, अ, और जब वो ब्लॉक्ड या संतुलित नहीं है तो कैसे महसूस होते हैं। तो डॉन कहता है, am I correct in assuming that what I would do would be to 2 feet below my hand and place it over the body, but the weight started moving in a clockwise rational direction. तो डॉन कहता है इसका मतलब ये कि मैं ये समझूं, क्या मैं सही हूं अगर मैं ये समझूं कि मुझे अपने हाथ से 2 फीट नीचे लटकाना है ये क्रिस्टल, और उसे शरीर के ऊपर पकड़ना है, और जब ये घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज गोल घूमने लगेगा, इसका मतलब है कि वो चक्र जो है वो सही है, संतुलित है, मतलब उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो राह कहता है मेजरमेंट फ्रॉम हैंड टू फीट इज अनइम्पोर्टेंट, एंड हाथ से वो पेंडुलम कितनी दूरी पे है ये मायने नहीं रखता। क्लॉकवाइज गोल घूमना बताता है कि वो चक्र जो है वो अनब्लॉक्ड है, मतलब उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है और वो सही है, संतुलित है। लेकिन some entities are polarized in reverse of others, well to test the common energy spirals beginning the procedure. कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर इंसान के चक्र अलग होते हैं, और किसी के चक्र जो हैं वो उल्टे भी हो सकते हैं, मतलब किसी के लिए अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो किसी और के लिए वो एंटी क्लॉक घूमे, शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उनके चक्र चेक करने की
जरूरत है पहले। तो डॉन कहता है कि तो ये चेक कैसे किया जाता है? तो वो कहता है कि पहले एक टेस्ट करते हैं, इसको पेंडुलम को अपने हाथ के ऊपर पकड़ के, जैसे मैंने कल वीडियो में करके दिखाया था। और आपका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपकी खुद के चक्र या एनर्जी आपकी कैसी है, और फिर उसे उसी तरह से दूसरे के हाथ पे पकड़ा जाता है। कभी भी पेंडुलम पकड़ने से पहले, किसी के ऊपर टेस्ट करने से पहले उसे, जैसे कल मैं एक बात बताते बताते भूल गई कि जब पंडित लोग बोलते हैं ना, मैं किसी और ट्रैक पे चली गई एक्चुअली, लेकिन मैं कहना ये चाह रही थी कि जब पंडित लोग बोलते हैं ना कि ये पत्थर पहनो, तो वो पहले उस पत्थर को आपको बोलते हैं कि इसे दूध दही में रखो, गंगा जल में रखो, इसे धूप दिया दिखाओ, रात को मंदिर में रखो, सुबह उठ के पहनो। तो ये सब मतलब पत्थर को क्लेंस करने के, साफ करने के लिए है। और ये करना चाहिए, दूध दही की जरूरत नहीं है, गंगा जल की भी जरूरत नहीं है, सिंपल पानी में भी आप रख देंगे रात भर तो भी ठीक है। और हाँ, उसे धूप दिया दिखाओ इस्तेमाल करने से पहले। तो पेंडुलम को भी जब आप यूज करते हो तो आप उसे धूप दिया दिखा के पानी में रख के या पानी से धो के उसे क्लेंस करो। उसके बाद उसे अपने हाथ में पकड़ के उससे प्रार्थना करो कि आप मुझे सही रास्ता दिखाएं, और अ, मुझे सही तरीके से बताएं, साफ तरीके से, जो मैं जानना चाहता हूँ। तो और मैं आपका इसके लिए शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद आप एक तरह से आप उस क्रिस्टल को प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद आप उसे यूज करना शुरू करें, क्योंकि वरना तो क्रिस्टल को पता ही नहीं है कि आप उसे चाहते क्या हैं। क्रिस्टल्स वन पहली घनिष्ठता के हैं, और वो भी जीवित हैं। इसलिए तो डॉन कहता है कि अब कार्ला के मामले में कलाई और हाथों से, हम उसके कार्ला के कलाई और हाथों से ज्यादा के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। तो क्या हम उसकी कलाई और हाथों की एनर्जी, ऊर्जा चेक करें? मतलब हमें वो पहले चेक करनी चाहिए। तो राह कहता है, वी हैव गिवन यू जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फॉर्म ऑफ हीलिंग एंड हैव explicated the instrument's condition. There is a line beyond which information is an intrusion upon the law of confusion. तो राह कहता है कि हमने तुम्हें जो बताया है ना, वो जनरल इंफॉर्मेशन है, दुनिया भर के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे तुम में छापने वाले हो उसके हिसाब से है। कार्ला के बारे में हमने नहीं बताया है, और हम तुम्हें इससे ज्यादा कुछ बताएं, इसका नुकसान हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तुम कंफ्यूज मतलब नहीं, झुंझलाहट नहीं, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर हमने कार्ला के लिए कुछ बताया और तुमने उसे किसी और पे इस्तेमाल कर लिया, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए पर्सनली कार्ला के बारे में हमने तुम्हें नहीं बताया है। तो डॉन कहता है, I would like to trace the energy patterns and what is actually happening with these patterns and flow of energy in a couple of instances. I will take the pyramid shape uh, and trace the energy that is focused somehow by the shape. I will make a statement and let you correct it. तो डॉन कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कार्ला की ऊर्जा किस तरह से बनी हुई है, और असल में उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा कैसे चल रही है, और कैसे आकार बन रहे हैं उसकी ऊर्जा के, उसके बारे में मैं शुरू करता हूँ करना। और पिरामिड लेके उस एनर्जी को फो, फोकस करने की कोशिश करता हूँ, और उस पिरामिड शेप से क्या असर होता है देखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताना। तो मेरे हिसाब से कि जो पिरामिड है
वो किसी भी तरह का हो सकता है, कैन बी इन एनी ओरिएंटेशन एंड प्रोवाइड सम फोकसिंग ऑफ स्पाइरलिंग एनर्जी. I don't want to make a mistake, so I will check what orientation means in Hindi. um, अभिविन्यास, अनुस्थापन, अनुस्थापन, हाउ डू आई से अनुस्थापन? आधे लोगों को तो अनुस्थापन समझ में नहीं आना. ठीक है, तो मैं पिरामिड को रखता हूं और उसके ऊर्जा इसे देता हूं. But the great focusing occurs when one side of it is precisely parallel to the magnetic north. लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका एक हिस्सा उत्तर की चुंबकीय उत्तर के साथ पैरेलल होना चाहिए. मतलब जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल, ऐसे पैरेलल होना चाहिए. क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राह ने कहा कि ये एक तरह से सही है, लेकिन उसमें एक बात और मैं मतलब बताना चाहूंगा कि एक कोना अगर चुंबकीय उत्तर से पैरेलल है या ओरिएंटेड है, एनर्जी विल बी एनहांस्ड इन इट्स फोकस आल्सो. तो पिरामिड के अंदर जो ऊर्जा है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी अपने फोकस में. फोकस में बढ़ने का मतलब ये है कि जहां तुम्हें वो पिरामिड 30 मिनट रखने वाले थे, उसे तुम 15 मिनट या 20 मिनट रख सकते हो. इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी. तो डॉन कहता है कि अगर मैंने दो आमने सामने वाले जो कोने हैं पिरामिड के, उसके अंदर एक रेखा बनाई at the base and aimed that at magnetic north, that would be precisely 45% out of the orientation of one side aimed. ये पिरामिड के बारे में है, तो ये तो वो सही कह रहे थे. ये पिरामिड बनाने के ही बारे में ज्यादा मतलब जानने की कोशिश कर रहा है. इसमें क्रिस्टल्स के बारे में तो ज्यादा है नहीं. चलो ठीक है, देखते हैं. तो डॉन कहता है कि अगर मैं एक रेखा खींचूं उसके ऑपोजिट साइड, मतलब कि एक दो तीन चार, अगर चार कोने होते हैं तो एक और तीन और दो और चार, इस तरह से वो वाले कोने उनके अंदर रेखा खींचूं और उस एक और तीन की रेखा को चुंबकीय उत्तर की तरफ बिल्कुल सीधे लाइन बनाऊं, तो तकरीबन 45 डिग्री ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन से ओरिएंटेशन की लाइन से 45 डिग्री होगा एक तरफ, or one side aimed at magnetic north. It would just work as well. Is that what you are saying? और वो भी काम करेगा, शायद उतना ही अच्छा काम करेगा. क्या आप ऐसा कह रहे हैं? तो राह कहता है कि ये बहुत अच्छा काम करेगा अगर पिरामिड शेप गलत, पिरामिड का जो शेप है अगर वो गलत बना हुआ है, उससे तो बहुत बेहतर काम करेगा ये. लेकिन जो मैंने आपको बताया था ऊपर के, राह ने बताया था ना कि मैग्नेटिक नॉर्थ पे अगर एक कोना ओरिएंटेड हो तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पे पूरी तरह से ओरिएंटेड होना ज्यादा बेहतर काम करेगा. 45 डिग्रीज भी काम करेगा, लेकिन पूरी तरह से ओरिएंटेड हो तो ज्यादा बेहतर काम करेगा. तो डॉन कहता है कि ये जो पिरामिड शेप है, just as well right side up as upside down with respect to the surface of the earth, assuming the magnetic alignment was the same in both cases. अगर ये चुंबकीय समानता, that's what I understand, मतलब alignment मतलब बिल्कुल एक जैसा होना, या एक से दूसरे को बिल्कुल सही तरीके से मिलना. I better just check it out. Alignment. Alignment. संरेखन
ओके, दैट्स अ बेटर वर्ड। तो संरेखन होना, चुंबकीय संरेखन होना, धरती को लेकर, अब जैसे कि हम पिरामिड को ऊपर की ओर पकड़ते हैं, तो अगर उसे उल्टा भी पकड़े धरती के लिए, तो वो चुंबकीय संरेखन क्या दोनों अ, दोनों बातों में एक सी होगी? तो रा कहता है कि हम आपका सवाल समझ नहीं सके। The reverse shape of the pyramid reverses the effect of the pyramid. Further, it is difficult to build such a structure. Point down. Perhaps we have misinterpreted your query. रा कहता है हमें आपका सवाल समझ में नहीं आया। पहली बात तो हमने जो पिरामिड बनाए हैं उस तरह से धरती के अंदर या धरती के ऊपर उल्टा पिरामिड बनाना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। या शायद हमें आपका सवाल ही समझ में नहीं आया। तो डॉन कहता है मैंने ये समझने के लिए ये सवाल पूछा है कि पिरामिड की रोशनी और उसकी ऊर्जा कैसे काम करती है। बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यूज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर हम एक पिरामिड उल्टा बनाए तो उसका जो रानी का कमरा है या उसके नीचे की जगह, क्या वो उसी तरह से काम करेगा? उसकी ऊर्जा उसी तरह से काम करेगी, the same way as it would be if it were point? तो क्या उसकी ऊर्जा फिर भी रानी के कमरे पे आएगी और उसी तरह से आएगी? तो रा ने कहा कि ये तभी काम करेगा अगर एक इंसान की या किसी भी जानवर की या इंसान की पोलैरिटी, मतलब उसकी नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर वो उल्टी हो जाए, मतलब अगर पिरामिड उल्टा कर रहे हो तो इसकी एनर्जी, पोलैरिटी को बोलते हैं विज्ञापन मुक्त अनुभव, और भी कुछ विज्ञापन मुक्त अनुभव। तो बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि नेगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी, एक इंसान सर्विस टू अदर्स कर रहा है, एक इंसान सर्विस टू सेल्फ कर रहा है, तो वो उल्टा हो गया, तो पोलैरिटी उल्टी है, मतलब उसकी ऊर्जा उल्टी है। अगर उसकी सोच उल्टी है तो अगर एक इंसान ही उल्टा है तो फिर हाँ उसके लिए काम करेगी। लेकिन अगर एक इंसान की पोलैरिटी सीधी है तो वो तो बेचारा उल्टा ही टंग जाएगा, बुरा ही हाल हो जाएगा उसका। तो डॉन कहता है कि देन द लाइंस ऑफ स्पाइरलिंग लाइट एनर्जी, do they originate from a position toward the center of the earth and radiate outward to that point? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉन ने कि आप लोगों ने पिरामिड बनाए, उसका एक ऊपर चोंच बना दी, एपेक्स, और उसके बीचों बीच रानी का कमरा होता है हीलिंग के लिए। तो ऊर्जा क्या धरती की कोख से, बिल्कुल सेंटर से, कोख से आते हुए, उस पिरामिड से आते हुए हीलिंग करके फिर चोंच की तरफ जाके ऊपर जाती है, ऐसे गोल गोल घूमती हुई, क्या इस तरह से ऊर्जा हील करती है और जाती है? क्या वो ऊर्जा धरती की कोख से आती है सही मायने में? तो रा कहता है कि जो पिरामिड का शेप है ना, वो इस ऊर्जा को इकट्ठा करता है, which draws the in-streaming energy from what you would term the bottom of base and allows this energy। वो कहता है कि धरती की कोख से नहीं, जहां पे आपने पिरामिड बनाया है उस धरती पे, उस जमीन की ऊर्जा को इकट्ठा करता है बीच में, और इसे गोल आ, गोल गोल यूं कह लो कि एक स्प्रिंग की तरह ऊर्जा घूमती हुई सीधी रेखा में लेकिन गोल गोल स्प्रिंग की तरह घूमती हुई ऊपर चोंच की तरफ ले जाता है, वो जमीन से, धरती की कोख से नहीं। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ अ पिरामिड शेप इज ओपेंडेड। अब ये ओपेंडेड क्या है? ओपेंडेड, ओपेंडेड मेरे ख्याल से ओपेंडेड मतलब उल्टा होगा।
अपेंडेड, अपेंडेड मतलब समाप्त कर देना, खत्म कर देना। अच्छा, अगर पिरामिड की शेप खत्म कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, ये यहाँ पर नहीं समझ में आया। एनर्जी इज नॉट अर्थ एनर्जी एज वी अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट इज द लाइट एनर्जी विच इज ओमनी प्रेजेंट। वो कहता है कि पिरामिड के अंदर जिस एनर्जी की बात हम कर रहे हैं वो धरती की एनर्जी नहीं है, वो पिरामिड की एनर्जी है। जो रोशनी है उसकी ऊर्जा है, जो रोशनी ब्रह्मांड में है, जो ऊर्जा ब्रह्मांड में है, उसे वहां पर जमा करके, उसे फोकस करके, एक तरह से उसे गोल गोल घूम के एक सीधी रेखा में, जैसे कि एक कॉलम होता है, और उसके अंदर वो गोल 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 घूमती हुई ऊपर जाती है, इस तरह से। So does it matter if the pyramid is solid or is made of 4 thin sides, or is there any difference between these two makes? डॉन कहता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि पिरामिड पूरा ठोस है या उसकी 4 दीवारें किसी पतली पदार्थ की बनी हुई है और अंदर से खोखला है। तो राह कहता है, एज एन एनर्जी कलेक्टर द शेप इटसेल्फ इज द ओनली रिक्वायरमेंट। कहता है कि ऊर्जा को जमा करने के लिए सिर्फ शेप से मतलब है। From the standpoint of the practical needs of your body complexes, if one is to house oneself in such a shape, it is well that this shape be solid-sided in order to avoid being inundated by outer stimuli. तो रा कहता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको उस घर में रहना है, तो फिर तो उसकी दीवारें आपको मजबूत चाहिए, ठोस चाहिए, दीवारें ठोस चाहिए, अंदर से तो खोखला ही चाहिए होगा ना। वरना अगर किसी कागज के या कपड़े के पिरामिड बना लोगे और ये सोचोगे तुम उसमें रहोगे, तो आंधी तूफान से उड़ जाएगा तुम्हारा घर और बर्बाद हो जाएगा। तो डॉन कहता है कि then if I just used a wire frame that were 4 pieces of wire and joined at the apex running down to the base and the pyramid were totally open, this would do the same thing to the spiraling light energy. Is this correct? तो वो कहता है कि इसका मतलब, अगर मैं, जैसे कि मैंने एक बार मैं दिखाती हूँ, एक सेशन में हमने दिखाया था कि चारों तरफ से, नहीं, हाँ, ये इसकी बात कर रहा है। ये एक सेशन में दिखाया था ना मैंने, ये। तो वो डॉन कह रहा है कि अगर हम इस तरह से चारों तरफ से पिरामिड बना लें कॉपर की वायर का, तो क्या वो भी वैसे ही काम करेगा अगर समझो दीवारें बनी ही नहीं है? तो रा ने कहा द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रेम एज इक्वल टू द सॉलिड फॉर्म इज करेक्ट। तो रा ने कहा हाँ बिल्कुल, however there are many metals not recommended for use in this pyramid shape design to aid the meditative process। अगर आपको ध्यान लगाना है उसके नीचे बैठ के, तो कुछ धातु ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Those that are recommended are in your system of water what you call expensive, जो आप लोगों की दुनिया में महंगे हैं ना, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि सोना, चांदी, लकड़ी और कुदरती चीजें जो हैं वो इस्तेमाल होनी चाहिए, या इंसान के बने हुए प्लास्टिक के डंडे जो हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन नेचुरल मटेरियल तो कॉपर नेचुरल मटेरियल है, तो उसका मेरे हिसाब से बनाया जा सकता है। ठीक है, कॉपर नेचुरल है, मेरे ख्याल से कॉपर की मैग्नेटिक एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है, और हमेशा से कॉपर भी काफी महंगा रहा है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर is what I feel, and plastic. I don't know why he's मतलब
आदमी की बनाए हुए प्लास्टिक को क्यों बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आया, पर हो सकता है क्योंकि उसमें कोई वो गलत चीजें ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि अमेज़न पे अगर कोई इस तरह के हैं, मतलब ये तो अमेज़न पे ही है, लेकिन ये महंगा होगा, ये डॉलर्स में है। तो मेडिटेशन पिरामिड फॉर सेल्फ, अगर ये प्लास्टिक के भी मिलते होंगे फिर अमेज़न पे, प्लास्टिक मेरे ख्याल से बच्चों के वो खेलने के लिए मिलते हैं ना, बच्चों के खेलने के लिए टेंट टाइप के मिलते हैं, तो उसके वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पिरामिडल पिरामिडल टेंट्स फॉर चिल्ड्रन होंगे, हाँ देखा, तो ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अगर इनमें से एक भी लेके घर में, जैसे ये हो गया, आ, ये वाला हो गया, ये हो गया, तेपी भी तो बोला था ना उसने, तेपी टेंट, तो इसीलिए बच्चों को खेलने के लिए ये टेंट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, अब समझ में आया, ठीक है। तो वो कहता है कि प्लास्टिक रॉड्स, ओके, तो वो तो सस्ते होंगे, ये तो सस्ते होंगे। ये वाले जो मैं कह रही थी, कॉपर के और प्लास्टिक के ऐसे वाले पिरामिड्स मिल जाते हैं दीवार पे चिपकाने के लिए, इसके पीछे चिपकाने वाला वो लगा हुआ होता है। ये जो है स्वस्तिक बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं। ये भी लेके बहुत लोग दीवारों पे लगाते हैं, ये यंत्र लगाते हैं। ये रहे, ये कॉपर के भी मिलते हैं, प्लास्टिक के भी मिलते हैं, और ये जो है इसके ऊपर तो श्री यंत्र वगैरह बना हुआ है। इसके ऊपर कोई यंत्र बने हुए हैं, इस तरह के भी लगाए जा सकते हैं दरवाजे वगैरह पे। ये क्रिस्टल के हो गए। और पिरामिड हीलिंग पावर, वाओ, इसको देखते हैं। तो उसके बाद, while the spiraling light focused by something as open and simple as four wooden rods joined at an apex angle, तो डॉन कहता है एक तो पिरामिड बंद है जिसमें चार दीवारें हैं, तो उसके अंदर ऊर्जा जमा होके ऊपर जाती है, लेकिन जो खुला हुआ है जिसके सिर्फ चार डंडे हैं और ऊपर से जोड़ा हुआ है, उसमें कैसे वो जमा होके ऊपर चली जाती है फोकस होके। तो रा ने कहा कि अगर आप ध्यान से सोचें अपने मन में, metaphysical sense is water. If you pictured light in the metaphysical sense as water and the pyramid shape as a funnel, this concept might become तो अगर आप ये समझें कि पानी जो है वो रोशनी है, और पिरामिड का जो शेप है वो फनल है, मतलब फनल, अब मैं बताती हूँ फनल क्या है। फनल को मतलब मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग तो समझ जाएंगे, पर ये फनल होता है। तो पिरामिड को फनल समझो, और ऊपर से जो रोशनी आ रही है समझो जैसे इसमें पानी डालते हैं इस तरह से, कहाँ गया, तो इस तरह से ये काम करता है, तब शायद तुम्हारी समझ में आए। तो डॉन कहता है आई कैन सी हाउ अ सॉलिड साइडेड पिरामिड वुड एक्ट एज अ फनल, मतलब मुझे ये तो समझ में आता है कि चार दीवारी फनल की तरह कैसे काम करती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि चार डंडे ज्वाइन करके ऊपर चोंच पे, वो उनका असर कुछ कम नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि दोनों में क्या फर्क है और वो कैसे दोनों एक से हो गए। तो रा कहता है कि आ, आपकी इस जगह पर, इस धरती पर या इस समय पर, वो एक से नहीं, दे आर अनइक्वल, मतलब वो एक से नहीं है। एंड वी रेकमेंड फॉर प्रैक्टिकल यूज द सॉलिड साइडेड पिरामिड, तुम सही कह रहे हो,
तुम्हारी धरती पर और इस समय पर वो एक से नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि चारों साइड सॉलिड होने चाहिए, मतलब दीवारें मजबूत होनी चाहिए चारों तरफ से, और या पिरामिड या जो भी शेप आप बनाते हो, in order to give your physical body complexes respite from outside noise, rain and other distractions. हाँ, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि वो इसलिए ताकि तब जब उसमें ध्यान लगाने के लिए बैठो तो बाहर की बारिश, हवा, आवाज, शोर वो तुम्हें ध्यान लगाने में परेशान ना करे या डिस्टर्ब नहीं करे, तुम्हारा ध्यान टूट नहीं जाए। लेकिन इस समय में इन in time space one is concerned with the electromagnetic field produced by the shape, लेकिन इस समय में हमारा जो मतलब है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, बिजली, चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, पता नहीं वो मतलब आप पहले पा ने समझाया होगा किसी सेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे। तो इस समय और वक्त में हमारा ताल्लुक सिर्फ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से है, ये शेप जो बनाता है। एन इक्विवेलेंट फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सॉलिड एंड द ओपन। तो दोनों आकारों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो वैसा ही बनेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। लाइट इज इन्फ्लुएंस्ड मेटाफिजिकली बाय दिस फील्ड रादर देन बाय विजिबल शेप्स। जो जो रोशनी है वो आपके शेप्स और आपके दीवारें और वो सब नहीं देखती है, वो उसको सिर्फ ये पिरामिड की शेप से मतलब है। पिरामिड की शेप, इसका मतलब है कि अगर आप मन में भी धारें कि आप एक पिरामिड के नीचे बैठे हैं और इंटेंड करें, तो मेरे ख्याल से वो भी काम करना चाहिए। या बिकॉज जो रोशनी है वो मेटाफिजिकली, मतलब कि आध्यात्मिक तरीके से इस फील्ड से ताल्लुक रखती है, आपके दिखाई देने वाले शेप से नहीं। ओ वाओ, तो इसका मतलब अगर हम मन में धारें कि मैं मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ और भगवान मेरे आसपास एक लाइट का पिरामिड बना दो, या मैं अपने आसपास एक लाइट का पिरामिड बनाता हूँ या बनाती हूँ ताकि मैं उसमें बैठ के ध्यान लगा सकूं। ये देखने वाले पिरामिड या वो फॉइल हैट या जो भी है, ये हम इंसानों, क्योंकि हम 3D में रहते हैं, हम इंसानों की तसल्ली के लिए है, क्योंकि हमें हर चीज देखने का, छूने का शौक है या आदत है। वरना तो हर चीज पल भर में बन जाती है सिर्फ सोचने से, बिकॉज हर चीज ऑलरेडी है। ओ सुपर, हर चीज ऑलरेडी है, वो बनानी भी नहीं पड़ती, बस सोचनी पड़ती है कि मैं इस पिरामिड के अंदर हूं। फैंटास्टिक। मैं वहां पर थोड़ा सा खुद से बात कर रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। ओके, तो डॉन कहता है कि ये अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपने जो समझाया, और मैं माफी मांगता हूँ पूछने के लिए इतने सारे बेहुदा और बेमतलब के सवाल। लेकिन मैं यहाँ पे क्या एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी समझ और मेरा ज्ञान बहुत थोड़ी सी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे समझने में और समझाने में, या जैसे किताब लिख रहा है तो उसके अंदर किसी का कोई कंफ्यूज हो या कुछ गलत समझे, इसलिए वो क्लैरिटी चाहता था। आई डू नॉट विश टू गेट इनटू सब्जेक्ट मैटर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। बेहुदा सवालों में या सब्जेक्ट में, जैसे कि वो 3 सेशन से वो एक ही पिरामिड के स्ट्रक्चर और उसके बनाने के तरीके वगैरह की बात कर रहा है, तो मैं इस तरह के बेहुदा सब्जेक्ट के बारे में जानना नहीं चाहता। लेकिन ये कुछ सवाल थे जो मेरी समझ के लिए जरूरी थे, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। और I had assumed the questions about the pyramid were desired by you due to the fact that some danger was involved to some who had misused the pyramid. मुझे ऐसा लगा कि आप चाहते हो कि मैं ये सवाल पूछूं,
क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें खतरा है क्योंकि उन लोगों ने पिरामिड का गलत इस्तेमाल किया. Due to the some danger not to some who had misused the pyramid. So I am trying to understand the way light works. मैं रोशनी कैसे काम करती है ना, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ. And trying to grasp of how everything works together. And I was hoping that question in this area on the pyramid would help me understand the third distortion. I'll say which is light. So the first distortion is law of free will. Second is love, and third is light. That's what I understand. So ये मैं खुद से कह रही थी. तो वो डॉन कहता है कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोशनी काम कैसे करती है. एंड ट्राइंग टू ग्रास्प, और सब कुछ एक तरह से मिल के किस तरह से काम करता है. और ये जो मैंने पिरामिड के बारे में सवाल पूछे, ये बेसिकली मुझे थर्ड डिस्टॉर्शन मतलब तीसरा विभाजन समझने, जो कि रोशनी है, समझने में मुझे मदद मिले इसलिए पूछे. तो मैं खुद से ये कह रही थी कि पहला विभाजन है लॉ ऑफ फ्री विल, दूसरा है लॉ ऑफ लव या लॉ ऑफ वन, और तीसरा है लॉ ऑफ लाइट. लाइट, हाँ, रोशनी. मेरे हिसाब से लव एंड लाइट है. फ्री विल, लव एंड लाइट. एंड लॉ ऑफ वन तो है ही. अब पता नहीं मेरी सीक्वेंस में कहीं क्या गलती है, वो पा बता देंगे. जब वो ये सुनेंगे तो बहुत हंसने वाले हैं. हंसना मत पा, आप रा हो और मैं पा हूं यहाँ इस वक्त. ओके, तो नाउ एज आई अंडरस्टैंड इट, the pyramid shape acts as a funnel, in this way increasing the density of energy, that the individual may have a greater intensity of actually the third distortion. तो अब तक मैं जो समझ पाया हूं वो ये है कि ये जो पिरामिड शेप है ये फनल की तरह काम करता है हमारी ऊर्जा की घनिष्ठता को बढ़ाने के लिए, ताकि हम लाइट को ठीक से चैनल कर पाए और उसका इस्तेमाल कर पाए. तो रा ने कहा कि हाँ, जनरली स्पीकिंग सही कह रहे हो. तो डॉन पूछता है, द प्योर क्रिस्टलाइन शेप सच एज द डायमंड यू मेंशन्ड एज बीइंग फ्रोजन लाइट. तो फ्रोजन लाइट जब रा कहता है तो उसका मतलब डायमंड से है, इसीलिए डायमंड इतने महंगे. ओए ओए, अब समझ में आया. कमीनों ने डायमंड को, बहुत रेयर है, बहुत कम है, उसकी माइनिंग करनी पड़ती है, इसलिए उसको इतना महंगा करके रखा है, जो कि झूठ है, जो कि बिल्कुल झूठ है. डायमंड अभी अभी जब मैं झांसी से वापस आई हूँ खजुराहो से, मैं बॉम्बे पहुंची हूँ और उसी दिन नील ने मुझे, वो नील है ना जिसको मैं क्रिस्टल्स के लिए जिसको मैंने कहा हुआ है, उसने मुझे एक पोस्ट भेजा कि वहां पे एक औरत, गांव की औरत, खाना बनाने के लिए लकड़ी चुनने गई थी और उसे वहां पे जंगल में एक 5 कैरेट का डायमंड मिला. मतलब किस्मत, मैं तो मूनस्टोन उठा के लाई और उसको 5 कैरेट का डायमंड मिल गया. इस तरह से डायमंड बिखरे हुए हैं धरती पे और बहुत हैं. ये इंसानों को बेवकूफ बनाया गया है ताकि हम लोग पागलों की तरह लाखों और हजारों रुपए देके डायमंड खरीदे. मतलब मैं सही थी. जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी ये लोग क्या पागल है क्या, क्योंकि कोयले के अंदर तो डायमंड मिलता है और डायमंड भी तो पत्थर ही है, तो पत्थर के ऊपर इतने हजारों लाखों रुपए खर्च क्यों करते हैं. और औरतें अपने कान में, हाथों में, गले में डायमंड पहन पहन के घूमती है. मैंने डायमंड पहना, मैंने डायमंड पहना, मतलब दिखाने की कोशिश कर रही है मेरे पास बहुत पैसा है, और है क्या वो पत्थर. और कल को बेचने जाओ तो क्या पता नहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं. तो इससे अच्छा तो इंसान सोना खरीद के रख ले. और सोना खरीदे तो फिर वो एक बार खरीद लिया तो फिर यही चिंता करते रहो कि वो चोरी ना हो जाए, तो इसलिए उसे रॉकर में रखो. तो पहनोगे तो आप हो नहीं, तो इससे अच्छा आर्टिफिशियल पहनो, 4 दिन पहनो, सस्ता है, फेंक दो. शुरू शुरू में मैं यही करती थी और मेरे पति को पसंद नहीं था कि नहीं आर्टिफिशियल नहीं पहनना, क्योंकि उनके तो ईगो पे आता था ना, दुनिया क्या बोलेगी.
तो मतलब मैं सही थी, बेवकूफ बनाया है। तो वो कहता है कि आपने कहा कि डायमंड जो है वो जमी हुई रोशनी है। जो रोशनी है जैसे बर्फ जम जाती है फ्रोजन, ऐसे रोशनी जब जम जाती है तो वो डायमंड बन जाती है। तो इसीलिए डायमंड के क्वालिटीज भी होते हैं, और क्रिस्टल क्वार्ट्ज, और वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, वो एक नकली डायमंड बनाते हैं ना, भूल गई। तो बहुत स्वरोवस्की, स्वरोवस्की। तो स्वरोवस्की क्रिस्टल्स भी तो जमी हुई रोशनी है, तो वो भी इक्वल है। और एक नॉर्मल क्रिस्टल क्वार्ट्ज जो मेरे घर में पड़ा है, मतलब उसके अंदर तो जो क्रिस्टल क्वार्ट्ज है मेरे पास, वो क्लस्टर, उसके अंदर तो इंद्रधनुषी रंग दिखते हैं मुझे। तो वो तो फिर बहुत ही सुंदर, और उस हिसाब से तो सस्ता हुआ, और इतना बड़ा है ऊपर से, मतलब हाथ में भी कम से कम 2-3 किलो का होगा। So it seems that this third density physical manifestation of light is somehow a window or focusing mechanism for the third distortion in the general sense. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो डायमंड जो कि जमी हुई रोशनी है और प्योर क्रिस्टलाइन शेप है, तो जैसे कि स्नोफ्लेक का एक शेप होता है, जैसे उसी तरह से पानी का भी एक शेप होता है, उसी तरह से क्रिस्टल का भी एक शेप होता है रोशनी का। तो ये जो हमारी तीसरी घनिष्ठता में जो रोशनी बनी हुई है, आ, जैसे कि डायमंड या क्रिस्टल्स, ये एक खिड़की है, एक रास्ता है। फोकसिंग मैकेनिज्म मतलब रोशनी को फोकस करने के लिए, आमतौर पे अगर कहा जाए, या उसे जमा करके एक सही तरीके से कहीं भेजने के लिए। वाओ, ओके, नॉट बैड गिनी। तो क्या मैं सही कह रहा हूं? तो रा कहता है कि हाँ, बेसिकली तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये उस क्रिस्टल, उस पत्थर की फ्री विल पे आधारित है। आ, सिर्फ उसकी विल, लाइट टू फ्लो थ्रू दिस मटेरियल, उसकी फ्री विल पे आधारित है कि वो इतने सारे डायमेंशन से रोशनी को लाकर जमा करके फोकस करके कहाँ पे भेजता है, ये उस क्रिस्टल की फ्री विल पे आधारित है। The more regularized the entity and the more regularized the crystal, the more profound the effect. जितना वो क्रिस्टल रेगुलराइज्ड, मैं बार बार इसलिए चेक कर रही हूँ कि मुझसे कहीं पर कोई गलती ना हो जाए। मुझे तो समझ में आ रहा है, पर वो हिंदी में उसे क्या कहेंगे, नियमित। जितना वो क्रिस्टल नियमित होगा, या उसे नियमित तौर पे इस्तेमाल करोगे, या उसे जैसे मैंने पहले समझाया कि प्रोग्राम करोगे, उतना उसका इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो डॉन कहता है कि देयर आर मेनी पीपल हु आर नाउ बेंडिंग मेटल डूइंग अदर थिंग्स। तो बहुत सारे लोग अपनी सोच से चम्मच मोड़ दिया, या अपनी सोच से कुछ कर लिया, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं उसे, मैंने सोचा कि मुझे वो जो वहां पे एक शंख पड़ा है ना, वो मुझे यहाँ मेरे हाथ में चाहिए, और मैंने अपने सोच से वो शंख उड़ के मेरे हाथ में आ गया। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है असल में? क्या आप मुझे समझा सकते हो? और वो लोग क्या है, ये ऊर्जा क्या है जो दिमाग से सोच के चीजें कर लेते हैं? तो एक मिनट, चार्जर लगा दो। अच्छा, फ्रिज में दाल पड़ी है, उसे गर्म कर ले, सब्जी डब्बे में पड़ी है, गर्म कर ले, और रोटी पड़ी है, उसको गर्म कर ले। सॉरी। तो रा कहता है कि
यहाँ पे जो हो रहा है ना, आप समझ लो कि वो एक तरह से उसकी तरह है कि सेकेंड स्पाइरल ऑफ लाइट, जैसे पिरामिड में थर्ड स्पाइरल ऑफ लाइट हीलिंग देती है। मतलब एक दिमाग, एक मिनट में यहाँ पे दिखाती हूँ। स्पाइरल, स्पाइरल, अब ये हुआ स्पाइरल, ठीक है। अब ये स्पाइरल, स्पाइरल एनर्जी, स्पाइरल एनर्जी कॉलम, तब ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये इसको ढूंढ रही थी मैं। तो समझो कि यहां से शुरू हुआ, तो ये हुआ पहला स्पाइरल, ये हुआ दूसरा स्पाइरल, और ये जो तीसरा है ये हुआ तीसरा स्पाइरल। ओके, मेटल स्पिरिट स्विंग डिविनेशन हिप्नोसिस, ये पहला स्पाइरल, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी। तो ये पहला स्पाइरल, ये दूसरा स्पाइरल, ये तीसरा स्पाइरल। तीसरा स्पाइरल जो होता है वो हीलिंग देता है पिरामिड में, ठीक है। ये स्पाइरल कॉलम हो गया, ये पहला, ये दूसरा, और ये यहाँ से सीधा जाने के बजाय अगर ये तीसरा बन जाए तो ये तीसरा स्पाइरल। तो तीसरा स्पाइरल जो है वो हीलिंग देता है पिरामिड में। और यहाँ पे रा बता रहा है कि जो दूसरा स्पाइरल है पिरामिड में, बीइंग यूज्ड बाय एन एंटिटी, अगर पिरामिड के अंदर जो दूसरा स्पाइरल इस्तेमाल हो रहा है उसकी ऊर्जा के साथ मिलता जुलता है यहाँ पे जो हो रहा है जिसकी तुम बात कर रहे हो, as the second spiral ends at the apex, जो यहाँ पे दूसरा स्पाइरल जब चोंच पे जाके खत्म होता है, the light may be likened unto a laser beam in the metaphysical sense. इस रोशनी को एक तरह से आध्यात्मिक तरीके से लेजर बीम की तीव्रता के हिसाब से तुम समझ सकते हो। एंड व्हेन इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड, अगर इसे सही तरीके से जिसकी ओर दिशा करनी है, अगर आप उसे उस ओर दिशा उसकी मोड़े, may cause bending not only in the pyramid, but this is the type of energy which is tapped into by those capable of this focusing of the upward spiraling line. मतलब जो लोग रोशनी की इस ऊर्जा को, इस लाइट की बीम को दूसरी स्पाइरलिंग लाइट को मोड़ने की क्षमता रखते हैं, जो रोशनी ऊपर जा रही है उसे ऊपर जाने के बजाय उसे मोड़ के किसी दूसरी तरफ ले गए, ये उस तरह से है। और ये पिरामिड के अंदर बैठ के भी हो सकता है, मतलब बेसिकली पिरामिड के अंदर बैठ के इतनी तीव्र ऊर्जा की दिशा मोड़ी जाती है, उसको ये लोग बाहर दूसरी चीजों की ओर जब मोड़ते हैं तो ऐसा होता है। दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू कॉन्टैक्ट एंड इंडिगो रे विथ इंटेलिजेंट एनर्जी। ये तब होता है जब आप अपनी तीसरी आंख की जो चक्र है, छठा, उसे ईश्वर की बुद्धिमानता की ऊर्जा, क्या बोलते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंट एनर्जी, उसके साथ जोड़े और उसका इस्तेमाल करें। हंसो मत पा मेरी बात सुन के। मेरी जो हिंदी टीचर है ना खंडेलवाल, वो ऊपर स्वर्ग में बैठी मुझे इतनी पिटाई कर रही होगी ना इस वक्त मेरी, आपको अंदाजा भी नहीं है। छोटी सी थी वो, मेरे से भी कम हाइट थी उसकी, खैर बहुत प्यारी थी,
Why are these people able to do this? They seem to have no training, they just are able to do it. इनको कोई ट्रेनिंग तो मिली नहीं है, किसी ने इन्हें सिखाया नहीं है, फिर भी ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो रा कहता है कि वो जो डिसिप्लिन, यानी कि जो डिसिप्लिन 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 को हिंदी में कहते हैं नियम 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 नियम, याद आ गया। ओके, अनुशासन, अनुशासन, उन्हें अनुशासन और नियम याद है इस तरह की चीज करने के लिए, which is merely, हेलो वन सेकंड, मैं बिजी हूं, मैं बाद में फोन कर, पेमेंट करनी थी, उसका फोन आ गया। तो they remember the disciplines necessary for this activity is merely helpful, merely useful upon other true color vibratory experiential nexi। एक एक शब्द में तो मुझे गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प लेनी पड़ती। नेक्सी की जानकारी, लाभ, फायदे, उपयोग, कीमत, नेक्सी की खुराक, नेक्सी का मतलब तो बता दे भाई। ले, नेक्सी मीनिंग इन हिंदी, डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली इंजेक्शन। नेक्सी की ओह नहीं, ये गूगल को भी नहीं पता, ठीक है। तो फिर तो ठीक है, अगर गूगल को नहीं पता तो मुझे कहाँ से पता होगा। They remember the disciplines necessary for this activity, which is merely useful। तो वो कहता है कि अपने तीसरी आंख की ऊर्जा से बाकी के रंगों के या चक्रों के ऊपर कैसे उस ऊर्जा को मोड़ना है और उसका इस्तेमाल करना है, उसकी कंपनता के ऊपर तो तजुर्बा कर रहे हैं वो। तो वो उन्हें नियम और अनुशासन उसके याद हैं उन्हें। तो डॉन कहता है कि देन यू आर सेइंग दिस वुडंट बी यूजफुल इन अ प्रेजेंट डेंसिटी। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारी आज की घनिष्ठता में इसका कोई फायदा नहीं है। विल इट बी यूजफुल इन फोर्थ डेंसिटी ऑन दिस प्लैनेट इन द वेरी नियर फ्यूचर? याद है से मतलब रा ये कह रहा है कि वो पिछले किसी जन्म में या दूसरे किसी घनिष्ठता से आए हुए लोग हैं जिन्हें इस जन्म में अपनी उस घनिष्ठता की, जिंदगी की चीजें याद हैं। तो डॉन कहता है तो आपका मतलब कि हमारे इस घनिष्ठता में इसका कोई फायदा नहीं। ये कौन आ गया? ये कहां से आ गई? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं। हाय हाय, इतने सारे लोग सुन रहे हैं ऑलरेडी। ओके, तो फिर आप ये कह रहे हो कि यू कॉट मी, ऑल राइट। फिर आप ये कह रहे हो कि हमारी इस घनिष्ठता में, तीसरी घनिष्ठता में इसका कोई फायदा नहीं है, और चौथी घनिष्ठता में, मतलब जब हम चौथी घनिष्ठता में जाएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो रा कहता है कि द एंड ऑफ सच एनर्जी फोकसिंग इज टू बिल्ड नॉट टू डिस्ट्रॉय। ये ऊर्जा का मूल काम या जरूरत बनाने के लिए है, तबाह करने के लिए नहीं है, नष्ट करने के लिए नहीं है। कुछ अच्छा बनाया जा सके, इसलिए ये इस तरह की एनर्जी बनाई गई है। एंड इट डज बिकम क्वाइट यूजफुल एज शैल वी से एन ऑल्टरनेटिव टू थर्ड डेंसिटी बिल्डिंग मेथड्स। और वो कहता है कि अब अगर आपको याद आए तो एक बार रा ने कहा था पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे? थॉट से, मतलब कि दिमाग की शक्ति से मिट्टी के कण कण को उठा के उन्हें इकट्ठा करके पत्थर बनाकर उसे सोच से उठा के, मतलब उसे पत्थर से जैसे कहा कि तुम वहां चले जाओ, और वो चला गया, और इस तरह से इतने भारी भारी पत्थर उठा के पिरामिड बनाए गए। तो अगर एक इंसान को एक चम्मच मोड़ने में इतनी ऊर्जा लगती है,
तो सोचो कि वो पत्थर पहले तो कण कण की मिट्टी से बनाना, उसे पत्थर बनाना इतना ग्रेनाइट से भी स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद उसे उठाकर पिरामिड में लगाना। और अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें बताया था कि पिरामिड के जो पत्थर हैं 3.5 मिनट के अंदर उन्हें तोड़ के शेप करके तो वहां पर लगाने की जरूरत थी। इसका मतलब 3.5 मिनट के अंदर उन पत्थरों को बना के वहां पे पहुंचाया जाता था और फिक्स कर दिया जाता था। तो कितनी ऊर्जा लगती होगी। तो वही रा कह रहा है कि ये जो ईश्वर ने हमें शक्ति दी है या कला दी है, ये चीजों का निर्माण करने के लिए दी है, अच्छी चीजों, अच्छी कार्य के लिए दी है, ना कि नष्ट करने के लिए। तो डॉन पूछता है कि क्या ये हीलिंग के लिए भी काम आती है? तो रा कहता है नहीं। तो वो कहता है, is there any advantage in attempting to develop these characteristics of being able to bend metal? तो ये जो कला सीखते हैं लोग अपना अनुशासन और नियम से, ये जो करना सीखते हैं, इसका जैसे चम्मच को मोड़ दिया या धातु को मोड़ दिया या पत्थर बना दिए, जो भी, इसका कोई फायदा है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आदि कैरेक्टरिस्टिक साइंस, क्या मैं ये मतलब बेसिकली ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इंसान जब ये करने लग जाता है या वो इस हद तक पहुंच जाता है कि वो ये कर सके, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो उसके चक्र खुल गए या उसके चक्र बहुत असेंड हो गए? असेंशन को क्या कहते हैं, एक मिनट। असेंड, असेंड इन हिंदी ऊपर उठकर ऋषि बन सकता है। असेंशन को क्या कहते हैं भाई? अधिरोहण। ये तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, हिंदी वालों को भी समझ में नहीं आना, जाने दो। मतलब कि वो आध्यात्मिक तरीके, आध्यात्मिक रास्ते पे बहुत आगे और ऊपर पहुंच चुका है। बेसिकली इसका मतलब ये है उसके सारे चक्र खुल चुके हैं, कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, ब्ला ब्ला। तो क्या ये ऐसा है या कुछ और है? फॉर इंस्टेंस, एज एन एंटिटी डेवलप्स थ्रू दिस इंडिगो, would a signpost of this development be this bending? मतलब है कि वही मैंने कहा कि किसी के सारे चक्र खुल गए, कुंडलिनी खुल गई, उसकी तीसरी आंख एक्टिवेट हो गई, तो क्या ये उसका एक निशान है कि हाँ अब ये चम्मच मोड़ सकता है? या मन से, जैसे टेबल पे एक चीज पड़ी है उसको उठा के छत पे टांग दिया, तो ये उसका एक निशान है कि हाँ अब ये पूरी तरह से जागृत हो गया? तो रा कहता है कि ये आखिरी सवाल का जवाब है, मतलब इसके आगे और कोई सवाल नहीं करने, वैसे भी 23 क्वेश्चंस हो गए। तो लेट अस स्पेसिफाई द 3 स्पाइरल्स ऑफ लाइट एनर्जी। अब अगर इस 58 सेशन में ऊर्जा के बारे में इतना बताया है, तो इसका मतलब 57 सेशन एक बार पढ़ूंगी, मैं देखूंगी शायद उसमें भी कुछ काम की जानकारी हो। 56 भी शायद हमने आधा किया था, मैं देखूंगी, बाद में देखती हूँ। तो लेट अस स्पेसिफाई द 3 स्पाइरल्स ऑफ लाइट एनर्जी। तो वो कहता है कि रोशनी के, एक मिनट कहाँ गया वो स्पाइरल एनर्जी, रोशनी के ये जो 3 हैं कॉइल्स, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन फाइंड हियर। हाँ ये भी हो सकती है, ये हमारी कुंडलिनी है, तो ये फर्स्ट स्पाइरल, ये सेकंड स्पाइरल, ये थर्ड। ओके, आई विल यूज दिस। तो डॉन कहता, रा कहता है कि हम आपको इसके जो 3 स्पाइरल्स है इसके बारे में ध्यान से बताते हैं। जो पहला स्पाइरल है, द फंडामेंटल स्पाइरल विच इज यूज्ड फॉर स्टडी, मतलब ये पिरामिड की एनर्जी की बात कर रहा है, कुंडलिनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये स्पाइरल समझाने के लिए मैंने ये खोला है। ओके,
The fundamental spiral which is used for study and for healing, ये वाला जो है वो हीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पहला वाला पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए इस्तेमाल होता है. सेकेंड स्पाइरल टू द एपेक्स इज विच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग. बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? गढ़ना, क्रिएट करना. अभी क्या वर्ड यूज किया था मैंने? कुछ यूज किया था. एक नष्ट करना होता है, वो होता है डिस्ट्रक्ट, और क्रिएट करना होता है बनाना. तो ये हीलिंग के लिए होता है. आय हाय, किसी ने ग्रुप में डाल दिया लगता है. ओके. तो दूसरा होता है बनाने के लिए, गढ़ने के लिए, building. Thirdly, that spiral spreading from the apex, which is used for energizing. अच्छा, तो then that means this one was right. ये जो बल्ब की मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, इसके स्पाइरल्स 1, 2 और 3, और ये जो रोशनी वाला था, ये सही था कि ये पहला हीलिंग के लिए, ये दूसरा बनाने के लिए, गढ़ने के लिए, और ये जो तीसरा, ये जो एपेक्स की तरफ जा रहा है, ये तीसरा वाला, ये वाला स्पाइरल, ये ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, एनर्जाइजिंग के लिए. कांटेक्ट विद द इंडिगो रे need not necessarily show itself in any certain gift or guidepost, as you have said. अगर आपकी तीसरी आंख के साथ तीसरी आंख खुल जाती है, या उसके आपकी एनर्जी, ऊर्जा, कुंडलिनी की वहां पहुंचती है, कोई जरूरी नहीं है कि उसका कोई निशान हो कि आपने चम्मच या धातु को मोड़ दिया तो वो एक निशान हो गया. ऐसा नहीं है. There are some whose indigo energy is that of pure being. कुछ लोगों की तीसरी आंख की जो ऊर्जा है वो इतनी शुद्ध है, ओके, एंड नेवर इज मैनिफेस्टेड. इतनी शुद्ध है, और कभी समझ में नहीं आता. येट ऑल आर अवेयर ऑफ सच एन एंटिटीज प्रोग्रेस. वो दिखाई नहीं देती है कि ये इंसान ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन कई लोग, उनकी ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है, और फिर भी उनकी आध्यात्मिक जो ग्रोथ है या आध्यात्मिक ऊर्जा है उनकी, मतलब उसके बारे में लोगों को पता होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कबीर थे, साईं बाबा थे, बुद्धा तो खैर वो तो दूसरे लेवल पे पहुंच गए, लेकिन ये लोग जो हैं, जब ये जिंदा थे, तुलसीदास थे, मीराबाई थी, इनके बारे में लोगों को पता था. अब वो लोग तो ऐसे काम नहीं करते थे, लेकिन मतलब ऐसे कोई जादू वाले काम नहीं करते थे, लेकिन उनके बारे में लोगों को पता था कि वो कहते हैं ना कभी कभी कि इस इंसान का तेज अलग है, इसके चेहरे पे एक तेज है, या इससे मिलके मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है, या मुझे बहुत अच्छा लगता है. उस तरह से तो लोगों की ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है और तेज होती है. उनके आसपास रह के आपको बहुत सुकून महसूस होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऐसे कोई जादुई काम कर सके. Others may teach or share in many ways contact with intelligent energy. गले को पता नहीं क्या हो गया. तो दूसरे लोग इस तरह की चीजें सिखाते हैं और दूसरों के साथ बांट सकते हैं. दूसरे मतलब जैसे बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें सिखाते हैं कि ईश्वर की बुद्धि, ऊर्जा, बुद्धिमानता के साथ कैसे कांटेक्ट करना है. Others continue in unmanifested form seeking intelligent energy. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिखाते हैं कि ईश्वर से कैसे मिला जा सकता है, और कुछ लोग वो होते हैं जो खुद ही अपने ईश्वर से
मिलने की धुन में होते हैं, उन्हें किसी को सिखाने की या ये वो आ, उससे ज्यादा वो खुद ही उससे कनेक्शन बनाने की धुन में होते हैं. I don't know if I'm saying this right. Thus, the manifestation is a lesser signpost than that which is sensed or intuited by a mind body spirit complex. मतलब कि ये जो तुमने कहा ना कि ये लोग ये कर सकते हैं, वो जादू कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये जो निशान है उसकी इतनी महत्वता नहीं है उन लोगों की, या उसकी इतनी महत्वता नहीं है जितनी उसकी है जो जो ईश्वर से मिलने, अपनी बुद्धिमानता, ऊर्जा से मिलने की खोज में लगा हुआ है, और जिनके आसपास रह के, जिनसे बात करके, जिनसे मिल के तुम्हें अच्छा लगता है, जो महसूस होता है. Violet ray beingness is far more indicative of true self. जिन लोगों की सहस्रारा चक्र खुला है, एक्टिवेटेड है, उन लोगों की उन लोगों का कनेक्शन जो है वो ईश्वर के साथ ज्यादा गहरा है, और उनका उनका अस्तित्व बहुत शुद्ध है. ट्रू सेल्फ, इंडिकेटिव ऑफ ट्रू सेल्फ, मतलब सच्चे हैं वो लोग. इसके अलावा कोई छोटा मोटा सवाल है तो डॉन कहता है कि एक सवाल तो था कि आपने बोला थर्ड स्पाइरल, तो इससे क्या मतलब है, लेकिन अगर जवाब ज्यादा लंबा है तो रहने दो. कार्ला की सेहत का ध्यान रखो. तो रा कहता है मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर तुम चाहो कि मैं डिटेल में बताऊं तो अगली बार मुझसे पूछ लेना. अगर तुम एक मोमबत्ती की रोशनी को देखो ध्यान से तो तुम्हें उसमें ये तीसरा स्पाइरल नजर आएगा. इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिया या मोमबत्ती जला के उसकी रोशनी को देखते हुए मेडिटेशन करो. ऐसा मैंने भी कई बार किया है, और उस मेडिटेशन का एक्सपीरियंस ही अलग है. मतलब मुझे अच्छा लगा, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ. यू कैन ऑल्सो ट्राई. और फिर बस इतने से बस एक ही लाइन में बोला. अच्छा, तो फिर वो कहता है कि हाँ अब कार्ला कुछ बेहतर लग रही है, संतुलित लग रही है. तो एडोनाई, तो ये हो गया 58 सेशन. अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं. आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ?